बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स की सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर से है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमें पोलर कोऑर्डिनेट में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को इसे सॉल्व करेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या होती है? द पाथ डिस्क्राइब बाय ए पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स इज नोन एज सेंट्रल ऑर्बिट। तो ऐसा पाथ जो एक पार्टिकल डिस्क्राइब करता है और वो मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रल फोर्स, यानी उसमें एक सेंट्रल फोर्स के अंडर में जो भी पार्टिकल चलता है ये पाथ डिस्क्राइब करता है, उसी फोर्स को जो है वो सेंट्रल ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट को जो है, उसी कर्व को हम सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। और ये एक प्लेन कर्व होता है एंड इट इज़ ए प्लेन कर्व। और अब यहाँ पर बात आती है सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं। यहाँ पर तो बताया नहीं क्या। ए फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट इज डिफाइंड एज सेंट्रल फोर्स। तो ये होता है सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स जब होता है तब हम लोग देखेंगे कि उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन और फोर्स होगा वो तो ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, ओरिजिन मीन्स पोल ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं लेट ओ बी फिक्स पॉइंट, और इसको हम जो फिक्स पॉइंट लिया है एज द पोल, इसे पोल की तरह लें। और पोल है, पोल मतलब जैसे कि ओरिजिन होता है जहाँ से सारी डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं, डिसाइड करते हैं। और उसके साथ चूँकि पोलर कोऑर्डिनेट की बात चल रही है तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पोल होता है और एक होती है इनिशियल लाइन एंड, और ओ एक्स को ले लेते हैं, ओ एक्स बी इनिशियल लाइन, ओ एक्स एज द इनिशियल लाइन, इसको इनिशियल लाइन ले लिया हमने ओ एक्स को। अब इसके फिगर को रफली फिगर थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इसका। यानी कोई पॉइंट ओ है और एक जो लाइन ओ एक्स जो हमारे एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इनिशियल लाइन हो गई। अब कोई पार्टिकल माना कि ये चलना शुरू करता है, एक कर्व, एक सेंट्रल ऑर्बिट डिस्क्राइब करता है और किसी टाइम टी पर ये पी पोजीशन पर पहुंचता है और उसके पी के कोऑर्डिनेट अगर आर कामा थीटा है, मींस ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस वेक्टर कहलाती है, ये आर के बराबर होगी। और इनिशियल लाइन से इसका जो एंगल है वो वेक्टोरियल एंगल कहते हैं इसको, ये थीटा है। तो फिर हमको यहाँ पर फोर्स के बारे में, यानी सेंटर, जब भी हम बात कर रहे थे सेंट्रल फोर्स की और फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, जैसे कि न्यूटन ने बताया था, वो होता है। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन लेंगे, यानी सेंट्रल एक्सेलरेशन लेंगे, और उस सेंट्रल एक्सेलरेशन को अगर एफ से डिनोट किया जाए तो हम यहाँ पर सेंट्रल एक्सेलरेशन, क्योंकि हम रेडियस, सेंट्रल एक्सेलरेशन जो होगा जैसे कि पार्टिकल यहाँ पर है तो सेंटर और सेंट्रल फोर्स के जो होगा वो सेंटर यानी ओरिजिन की तरफ ये अप्लाई हो रहा होगा, यानी सेंट्रल एक्सेलरेशन भी जो होगी वो ओरिजिन की तरफ ही होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं आर बढ़ता है जब हम इस तरफ ओ से पी की तरफ जाते हैं, लेकिन ये आर के घटने की डायरेक्शन में है तो इसकी जो साइन होगा वो हम लोग निगेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअल में यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेडियस वेक्टर के अलोंग है। तो
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंट्रल एक्सीलरेशन है, मींस ओनली रेडियल एक्सीलरेशन है, यानी ट्रांसवर्स जो इसका कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर और लिख देते हैं और यहाँ पर मान भी लेते हैं। लेट दी सेंट्रल एक्सीलरेशन, ये इसकी वैल्यू ओनली न्यूमेरिकल, द सेंट्रल एक्सीलरेशन वी एफ। तो अब हम यहाँ पर बात कर देते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन देख रहे हैं कि जो कि सेंट्रल हमेशा रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है और वो उस डायरेक्शन जो होती है वो इस तरह होती है, लेकिन यहाँ पर ये एफ है, इसकी डायरेक्शन में अपोजिट है इसके, तो माइनस एफ करके लेना होगा। और रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हमको, यानी रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला याद होना चाहिए। ये होता है d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल ऑफ स्क्वायर, और ये वैल्यू है इक्वल टू माइनस एफ के। जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम यहीं पे छोड़ देंगे और इसका भी यूज़ होगा। और साथ साथ जो हम एक कंपोनेंट जो हम लोग जानते हैं कि रेडियस वेक्टर के अलोंग ही इसमें इसका एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि सेंट्रल एक्सीलरेशन है, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है नॉर्मल यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाती है, उस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। सिंस ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन जो होगा वो इन केस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट में वो 0 के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं सेंट्रल एक्सीलरेशन जो होता है वो ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन जो होता है 1/r d/dt r² dθ/dt के इक्वल होता है, वो 0 के बराबर है। इसे हम इक्वेशन नंबर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस r का जो अपान में है उसका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा d/dt r² dθ/dt इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई होगा r का, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन जो हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो इसको हटाने के लिए दोनों साइड हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने पर लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो मिलेगा r² dθ/dt हट जाएगा, और 0 का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को यूजुअली जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो h ले लेते हैं। h यहाँ पर ये कांस्टेंट है। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन और 2 इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इस जो सेंट्रल ऑर्बिट है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो पाथ है पोलर फॉर्म में इसकी निकाल सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं इसके पाथ की, तो इनका ही यूज़ होना है। और यानी इक्वेशन नंबर 2 का ये यूज़ होगा कि यहाँ से हमें ज़रूरत होगी आगे चल के dθ/dt, तो r² को हम इस तरफ ले आएंगे। फ़िलहाल तो इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया जाता है वो u की फॉर्म में होता है, और हम लोग जानते हैं u और r के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी r की जो वैल्यू होती है वो 1/u के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से इसमें जो ज़रूरत होंगी यानी इस इक्वेशन में रखने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो वो इसको t के रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। t के रिस्पेक्ट में जब r का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा और इसको हम जब ऊपर ले जाएं u को, तो u की पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी। और जब दोनों साइड हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी u की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि पावर आगे आ जाती है यानी -1, और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, और फिर u का डिफ्रेंशिएशन करना होगा t की रिस्पेक्ट में चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू जो होगी u की पावर -2 हो जाएगी। लेकिन u जो है वो यहाँ पर थीटा का फंक्शन है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। तो इसको हम
अगेन चेन रूल का यूज़ करेंगे, यानी डी थीटा और डी थीटा ओवर डी टी, यानी ये डी यू ये है, डी टी ये लिखा हुआ है, डी थीटा का समझ लीजिए कि इंटू और डिवाइड कर दिया है, यानी यू जो है वो थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, और इसको हमने अलग से लिख दिया है डी थीटा ओवर डी टी। अब यहाँ पर इसकी पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको अपान में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस का 1 अपान यू की पावर 2 लिख सकते हैं, और इस टर्म को हम पहले लिख दें, यानी वेक्टर को डी थीटा ओवर डी टी को, और डी यू ओवर डी थीटा को बाद में लिख दें। ये वैल्यू जो आई है वो डी आर ओवर डी टी के बराबर आई है, और यहाँ पर देखिए कि 1 अपान यू होता है वो आर के इक्वल होता है, तो 1 अपान यू स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो एज इट लिख दीजिए डी आर ओवर डी टी, राइट हैंड साइड में माइनस ये आर स्क्वायर, और चल रहा है डी थीटा ओवर डी टी इंटू डी यू ओवर डी टी। और हम लोग जैसा कि इक्वेशन नंबर 2 में देख चुके हैं कि आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी की जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने शॉर्ट में एच के बराबर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से डी आर ओवर डी टी को लिख सकते हैं माइनस एच इंटू डी यू ओवर डी थीटा। इसका यहाँ पर भी ज़रूरत होगी, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमें आर का टी के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए, तो अगेन इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जब हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एच डी यू ओवर डी थीटा का, तो माइनस एच तो इंटू में है कांस्टेंट से, तो बाहर ले लें, और इसको यानी डी यू ओवर डी थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, तो हमें इसको इस तरीके से लिख देना चाहिए डी थीटा ये, और ये डी टी है उसको यहाँ लिख दें, और डी थीटा ये यहाँ पर समझ लीजिए इंटू डिवाइड हो गया, और जो वैल्यू थी यानी डी यू ओवर डी थीटा उसको एज इट लिख दें। अब इसका डिफ्रेंशिएशन यू का पहले हो रहा था थीटा के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स, और दोबारा से होने लगा तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया, यानी डी टी यू ओवर डी थीटा स्क्वायर हो गया, और डी थीटा ओवर डी टी ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग को डी थीटा ओवर डी टी को जो है हटा के इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के रखेंगे। वैल्यू जो चल रही है वो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर के इक्वल चल रही है, यानी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस एच डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि ये वैल्यू जो है उसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर हम डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू निकालें तो एच अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एच अपान आर स्क्वायर, लेकिन हम सारी वैल्यू यू में पुट करना चाह रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो इसको आर में बदलने के लिए 1 अपान आर की वैल्यू चूँकि यू के बराबर होगी तो इसे लिख देंगे एच इंटू यू, लेकिन आर का जो कोई स्क्वायर है तो यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू एच यू स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच और डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू एच इंटू यू स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच इंटू एच स्क्वायर यू स्क्वायर एंड डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की है, और यहाँ पर जो वैल्यू एक डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू साइड से निकाली है तो इसका भी हम लोग यूज़ करना है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, और इन वैल्यूज़ का यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम जो भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। पुटिंग दीज वैल्यूज़, आप चाहते हैं इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दें, these values from
equation 3 and 4 in equation 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो वहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है d2r/dt², जिसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में निकाल के रखी हुई है, -h² d2u/dθ²। फिर उसके बाद माइनस का साइन है, फिर r है, और r की वैल्यू हम लोग रख देना चाहिए कितने, 1/u यहाँ पर। तो 1/u वैल्यू लिख देना चाहिए, क्योंकि सारी वैल्यू हम u में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था dθ/dt, जिसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में HU² है, लेकिन उसका भी हमें करना है होल² राइट हैंड साइड में माइनस के f है, जो कि हमने यहाँ पर -f लिख रखा है। पूरा इक्वेशन ये हमारे पास, और इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि माइनस ख़त्म हो जाए। तो h² d2u/dθ² ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/u ये चल रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो h² हो जाएगा, और u की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, इजिकल टू -f। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि u की पावर, ये जो यहाँ फैक्टर चल रहा है h²u², जिससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर लें, और यहाँ पर एक पावर u से u कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 में से एक कम होके 3 पावर बचेगी। तो हमारे पास जो बचा पहले वो लिख देते हैं, h²u² d2u/dθ² प्लस h²u की पावर 3 इजिकल टू -f। पूरे इक्वेशन से, जैसे अभी हमने बोला कि h²u² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में तो बचेगा हमारे पास d2u/dθ² बचेगा। सेकेंड इक्वेशन में जो हमारे पास चल रहा था उसमें h²u² से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड में भी हमारा ओनली f है, इसमें भी हम h²u² से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर क्या था वो लिख देते हैं, h²u³ था, यहाँ पर h²u³ था, तो h² से h² पूरा कैंसिल हो जाएगा, u² से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर एक पावर u की बचेगी, तो हमारे पास आ जाएगा d2u/dθ² प्लस u is equal to f/h²u². This is the equation of the path in the polar form, which is a differential equation of path, which is required differential equation. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.